नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केंचुओं का पालन होता है और किस किस तरह से उससे खाद बनाया जाता है और कैसे उससे जो है बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। हमारे साथ है कविता पाल, जो कि डोईवाला में अपना केंचुओं का पालन करती हैं और कई सारी यूनिट उन्होंने लगाई हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपके इस काम को सरकार भी पहचान रही है। आपको लगातार आपसे संपर्क में भी है कि जिस तरह से आप खेती कर रही है। आखिर केंचुओं का पालन होता क्या है? सर देखिए कि हम लोग कोविड के दौरान मैंने सबसे पहले देखा कि हमारे यहाँ पे वहाँ की बहुत सारी जो कार्य काम थे वो बंद हो गए थे, रोज़गार के बहुत सारे साधन सिमट गए थे। लेकिन जो है खेती से जुड़े हुए जो काम थे और पशुपालन से संबंधित जो काम थे वो काम सुचारू रूप से चल ही रहे थे। उस समय मन आया कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जो खेती से जुड़ के करें, लेकिन मेरे पास में ना तो ज़मीन थी और ना ही कोई ऐसा संसाधन था कि मैं इस तरीके का कोई बड़ा काम कर सकूं। फिर एक और सवाल था, लोग बीमार हो रहे थे और लोगों को जो है ना जैविक खाने के ऊपर जो है लोगों की चर्चाएं होती रहती थी। सोशल साइट्स पे भी हम देखते थे कि लोग ऑर्गेनिक की डिमांड करते थे। अब जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बहुत बड़ी बड़ी लैंड नहीं है। यहाँ पे छोटी जोत के किसान भी हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं अगर वो गन्ना और गेहूँ और चावल उगाते हैं। तो इन सब को स्टडी करते करते मन में आया कि हम कुछ ऐसा काम करें कि जो जैविक खेती को बढ़ावा दे सकें। तो मन में विचार आया कि हम लोग जो है मैं वर्मी कंपोस्ट का काम स्टार्ट करूं। तो उसी समय जो है फिर बहुत सारा इधर उधर मैंने ध्यान दिया, स्टडी करी यूट्यूब से, हर जगह से, गूगल से। और मैंने जो है उस समय अपनी एक केंचुआ पालन की यूनिट लगाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी। 1.5 से 2 बीघा ज़मीन में मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती थी। और ये एक फ्यूचर बिजनेस के तरीके से मेरे सामने आया, क्योंकि जो लोग किसान जो हैं, जो जैविक खेती करने के लिए प्रेरित जिन्हें हम करते हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो यही आता है कि उनको अपनी ज़मीन की उर्वरक क्षमता वो कैसे बढ़ाएं। तो वर्मी कंपोस्ट जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन खाद है, सभी लोग जानते हैं इस विषय में। अब ये जो बात है ये ऐसी नहीं रह गई है कि किसी को नहीं मालूम है। जो लोग टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, वो लोग वैसे भी डिमांड करते हैं, क्योंकि इस खाद में एक तो स्मेल नहीं आती है। और अगर हम कहीं से गोबर की खाद लेते थे तो उसमें क्या होता था, कई बार वो कच्ची पक्की रहती थी, उसमें स्मेल आती थी। तो इस वजह से लोग जो है उसका उपयोग करने के लिए थोड़ा सा मतलब हेजिटेट करते थे। लेकिन वर्मी कंपोस्ट को जो है ना आप बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई स्मेल नहीं है और ये गोबर की खाद से जो है 5 गुना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप हमें वो दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा जो है ये प्रोसेस है, इसकी पहली स्टेज क्या है और कितना इसमें खर्चा आता है पहली यूनिट अगर हम लगाते हैं तो? अच्छा, पहली यूनिट अगर हम लगाते हैं तो कम से कम कितना खर्चा आता है? देखिए, अगर आप इसको कितने छोटे काम से मतलब छोटे स्तर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बहुत बड़े स्तर से काम को स्टार्ट करें। जी। लेकिन मुझे ये था कि मुझे एज़ अ लाइवलीहुड इसको अपने अपने आप में इसको अपनाना था मुझे। जी। तो मैंने जब यूनिट स्टार्ट करी थी अपनी, तो 20 से 25 मतलब 25-30 बेड से मैंने स्टार्ट किया, जिसमें मेरा नॉर्मली जो है बहुत सारी चीज़ें लगा के वही है 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, जी। अगर हम इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो। जी। ठीक है। वरना जैसे गौशालाएं हैं जी। और बहुत सारे जगह ऐसी हैं जहाँ गोबर का निस्तारण करना जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो थोड़ी बहुत ज़मीन में अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जैसे हमारी एक भानियावाला में गौशाला है, रेस्क्यू माँ करके एक ट्रस्ट है, हमने उनके साथ अभी काम स्टार्ट किया है। वहाँ पे हम लोग जो है गोबर से वर्मी कंपोस्ट की तैयारी हम लोगों ने कर दी है। वहाँ पे यूनिट लग चुकी है हमारी। साथ साथ में हम वहाँ पे गोबर से लॉग्स बना रहे हैं और उपले बना रहे हैं, जो कि डिमांड में आते रहते हैं, लोग पूजा वूजा के लिए मांगते हैं। तो वहाँ पे और चीज़ें भी हम लोगों ने सस्टेनेबली इसको जो है यूज़ करने के लिए सोचा है और कर भी रहे हैं। पहला जो प्रोसेस होता है, आखिर कैसे जो है केंचुओं का पालन होता है और उनसे खाद कैसे बनता है, इसका जो पहला प्रोसेस है वो हम आपको बता देते हैं। मैम, यही है ना पहले प्रोसेस में क्या करते हैं? हाँ, सबसे पहले जो है हम केंचुओं के खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो हम लोग केंचुओं के खाने के लिए जो है गोबर का इस्तेमाल करते हैं। गोबर और आधी सड़ी गली जो भी हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, जैसे कुछ भी जो हमारी फसल का जो बचा हुआ है और वो आधा सड़ा गड़ा है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पहला आप हमें दिखा देंगे किस तरह से जो पूरी प्रोसेस है?
ये आपने जो इस तरह से बनाया हुआ है, इसमें पहले आप क्या ये हम लोगों ने जो है जो जी। हम ये मेथड जो है विंड्रो मेथड कहलाता है। जी और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो है ऐसे डॉल टाइप की बनाते हैं, जी जिसमें कि हम इसमें गोबर कलेक्ट कर रहे हैं क्यारियाँ बना के। जी और इनमें जो है फिर हम लोग केचुआ छोड़ेंगे, उसके ऊपर से जो है हम पुराल से मल्चिंग कर देंगे, क्योंकि केचुआ जो है ना वो प्रकाश से भी थोड़ा सा दूर ही रहता है। जी अब वो इसी में जब उसको खाने के लिए मिलेगा तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई भी करता है, बड़ा भी ज़्यादा भी होता है। और इसमें 45 दिन के बाद जो है हमें पहली लेयर उतारने का अवसर मिल जाता है खाद जी का। तो फिर हम जो है उसको पहली लेयर को उतारते हैं। ऐसे करते करते जो है ये 3 महीने में जी मतलब हम लोग 3-4 लेयर उतारते हैं, और जो नीचे की लेयर बच जाती है वो हम कल्चर कहते हैं उसको। जी। उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं अपने दूसरे बेड्स में मल्टीप्लाई करने के लिए। अच्छा आज आओ हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है गोबर को ये बनाकर, जिस तरह से ये पूरा डिजाइन बनाया हुआ है डोल की तरह, और इस तरह से इसको जो है पूरा डाल देते हैं, और उसके बाद में कल यहाँ पर जो है केंचुए छोड़े जाते इसके बाद में इनके ऊपर केचुआ छोड़ा जाएगा, इसको शेप दे के। जी। फिर उसके बाद में उसको पुराल से ढक देंगे। हैं। जी पुराल से ढकने के बाद में जैसे हमारे और बेड्स भी हैं, इसको हम फॉगिंग जरूर करते हैं, पानी जरूर बनाए रखते हैं, नमी बनाए रखते हैं, ताकि गोबर हमारा सूखे नहीं। और अच्छा, इसमें वातावरण टाइम टू ठंडा टाइम बना पानी भी रहे। डाला जाता है हाँ ऊपर जी, से? इसमें पानी की फॉगिंग की बहुत ज़्यादा आपको इमीडिएट ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि क्योंकि केचुए को जो है ना पानी भी बहुत पसंद है, मतलब वो उसमें गोबर सूखना नहीं चाहिए। अगर सूख जाएगा तो वो नहीं खा पाएगा। अगर गोबर गीला रहेगा, नमी रहेगी, नमी का वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। और ठंडा अच्छा, ये एक जो अच्छी बात ये है कि आप अपना अगर स्टार्टअप शुरू करते हैं, जैसे ये केंचुओं की खेती है या पालन है, तो इसमें आप अपने साथ साथ कई लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके पास अभी? सर अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास में 6 लोग अभी इस टाइम ही काम कर रहे हैं, और बाकी जो हमारी और यूनिट है वहाँ पे भी काम करते हैं। और कई बार जो है हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे जब हमारे बैग भी पैकिंग हो रहे होते हैं, खाद भी छन रहा होता है, तो एक टाइम में हमारे पास में 10 से 12 लोग भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, आप हमें दिखाएंगे कि केंचुए को किस तरह से जो है आपने वहाँ पे डाला हुआ है और किस तरह से आप इसको करते हैं। ये आप इधर से आ जाइए। तो केंचुए आपने कई तरह के देखे होंगे और होते भी कई तरह के हैं। एक आपने केंचुआ देखा होगा जो मिट्टी खाता है, जो बरसात के मौसम में आपको जो है खेतों में और नदियों के या नहरों के आसपास में देखने को मिल जाता है। लेकिन वो केंचुआ और ये केंचुआ काफ़ी अलग होता है। कविता जी से जानेंगे। एक केंचुआ दूसरा भी होता है जो बरसात के टाइम सर पे, देखिए और बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। जो केचुआ बरसात के समय में आप देखते हैं वो फेरेटिमा पोस्ट्यूमा केचुआ है, और मिट्टी खाता है। उसको किसान का मित्र हम कहते हैं, क्योंकि वो नीचे से ज़मीन में जो है सुरंगें बना देते हैं, ऑक्सीजन जो है ज़मीन के अंदर मतलब एरिकेशन हो जाता है उससे। ठीक है, अब ये जो केचुआ है ये सरफेस फीडर है। इसमें हम लोग जो इंडिया के अंदर जो है 3 मतलब बड़ी ब्रीड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जिनमें कि एक तो आइसिनिया फेटेडा है, जिसको हम रेड वॉर्म भी कहते हैं या ऑस्ट्रेलियन केचुआ कहते हैं। दूसरा हमारा ANC है, अफ्रीकन नाइट क्रोलर या यूड्रिलस जिसको कहा जाता है, ब्लू वॉर्म है वो। और एक हमारा पेरियोनिक्स है जिसे हम इस्तेमाल करते ऐसा हैं। लगता है शायद आपने इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली है। जब हम किसी काम को अपना 100% देते हैं ना, तभी हमें उस काम से 100% रिटर्न आता है। बिल्कुल सर। तो ये हम आपको दिखा देते हैं कि केंचुए आखिर किस तरह से होते हैं। यंग केचुआ है। ये केंचुआ अभी बहुत छोटा है और यंग है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसी तरह होता है ना मैम शायद ये। हाँ, ये हमारा सारा ये भी कितने दिन का केंचुआ होगा ये? ये देखिए ये यंग केचुआ है हमारा सारा ना। अब ये बेड में जाएगा, ये अपनी ग्रोथ करेगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि खाने के लिए भी इसको जो है अभी मिलेगा। अभी बेड हमारे जो हैं थोड़ा लेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, तो ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। आपको दूसरे बेड्स में हम दिखा सकते हैं। अच्छा, ये काफी बड़े भी हो जाते होंगे, जैसे हाँ। नॉर्मल केंचुआ देखते हैं 1-1 फीट तक का केचुआ हो जाता है बरसात फीट में। तक हो जाता है। अच्छा, तो एज ए स्टार्टअप इसे किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि अपना छोटा सा बिजनेस करें। नंबर 1 तो जिसके पास ज़मीन कम है, जी ठीक है, उसके पास अगर मैंने तो ज़मीन रेंट पे ली हुई है, लीज पे ली हुई है, लेकिन अगर किसी के पास अपनी ज़मीन है तो 2 बीघा ज़मीन में वो क्या उगा सकता है? गाँव वगैरह में मतलब 2 बीघा ज़मीन में क्या उगा सकता है? शहर के बीच में भी अगर कोई है, शहर के आसपास है, तो शहर में बहुत सारी अर्बन डेयरीज होती हैं जो कि गोबर को नालियों में बहा रही हैं, जिससे कि पानी का भी नुकसान है, नदियों का भी नुकसान है, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है, वातावरण का सबसे बड़ा नुकसान है। हम वहाँ से गोबर कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, उनके लिए भी बेनिफिट है कि उनके गोबर के निस्तारण की जो उनकी समस्या है वो समाधान हो जाएगी।
तो हम लोग जो है शहर के बीच में भी इस काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने गांव में करना है। और आप यूनिट पे घूम रहे हैं तो आपको देख रहे होंगे कि इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा स्मेल नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। हालांकि जैसे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म को करने में समस्याएं आती हैं क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, लेकिन इस काम में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये देखिए आप कि किस तरह से जो है यहाँ पर इन्होंने पूरी लेयर तैयार करके उसके ऊपर जो है प्रॉपर पराली से इसको ढक दिया गया है। देखिए मैम, आपने बता दिया कि स्टार्टअप कितने पैसों में लगेगा, शायद 2.5 लाख से हम लोग शुरू कर सकते हैं, छोटी सी ज़मीन से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिर हम कितना तक इससे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी जो काम होता है ना, उसमें आपको मौसम से भी लड़ना होता है और भगवान जी से भी लड़ना होता है, क्योंकि ये भगवान के ऊपर डिपेंड होता है। इस बार जैसे 3 महीने बहुत ज़्यादा बारिश रही, तो उस बारिश में हमारा नुकसान हुआ, हम लोग काम नहीं कर पाए फील्ड पे, है ना। केचुए का भी नुकसान हो जाता है। तो लेकिन ये है कि आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको, अब मुझे 3 साल पूरे हो जाएंगे फरवरी में, तो यूनिट जो है वो 6 से 7 महीने में अपना खर्चा उठाना शुरू कर देती है। और अगर आप उसको पैसिनेट होकर करते हैं तो जो केचुआ आप सेल करते हैं, केचुए की जो सेलिंग होती है वो आपकी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। आपको खाद बेच के लगेगा कि शायद मैं इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन केचुआ जो है वो आपकी आमदनी को बढ़ा देता है। अगर आप केचुआ बेचते हैं तो केचुआ भी आपको बेचते बेनिफिट हो जाए। हाँ जी, हम लोग केचुआ प्रोवाइड कराते हैं। जो भी हमारी नई यूनिट लगती है तो वहाँ केचुआ हम ही लोग भेजते अच्छा, हैं। अगर कोई आपके पास फ़ोन करता है कि हमें केचुए का पालन करना है या यूनिट लगानी है, तो क्या मतलब वो कांटेक्ट कर सकता है आपसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमने जो है अपनी 6 से 7 यूनिट अपनी लगा चुके हैं हम लोग। हरिद्वार में हमारी 2 बड़ी यूनिट हैं, नवादा में है, धर्मावाला में है, यहीं डोईवाला में जो है अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोगों ने जो गौशाला में भी लगाई है। तो बहुत लोग हैं जो लगाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। बल्कि नवादा की जो यूनिट है वो तो हम लोगों ने बहुत मिनिमम लेवल पे स्टार्ट कराई थी। उनको 4 से 5 बेड बनाए थे, 10-10, 12-12 फीट के, लेकिन आज टचवुड उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन है। तो इसमें मतलब आदमी कितना कमा सकता है, कोई आइडिया दे सकते हैं कि हाँ इतना एक इनकम हो सकता है? हम हर जगह जो है ना वो अपने संसाधनों के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इसमें ज़मीन की वैल्यू भी निकालनी है ना, किराया भी निकालना है। मेरे पास में जो है बिजली पानी की सुविधा जो है कम है, वो मैं पेट्रोल डीजल लगा के अपने जनरेटर के थ्रू कर रही हूँ, है ना। लेबर की कॉस्ट कटिंग है, या गौशाला है या वहाँ पे तो गोबर अपना हो जाता है। मेरे को गोबर सारा मंगाना पड़ता है। कई बार हमें ट्रॉली महंगी मिलती है, कई बार सस्ती मिलती है, कई बार लेबर का भी ऐसे ही होता है। तो हम काम चल रहा है, भगवान जी की कृपा है और ये भगवान की इच्छा से ही चल रहा है। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे सकते हैं ताकि हम लोगों के साथ इसको शेयर कर सकें। कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी जो है मेरा नंबर है 8126427076, और गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे भी मेरा नंबर आ ही जाता है। अगर आप डालेंगे वर्मी कंपोस्ट करके तो, क्या सर्च करना पड़ेगा तेरे को? वर्मी कंपोस्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा हमारी यूनिट का उसमें रेफरेंस। बाकी हम जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देंगे। जी, जी। बाकी हमें आप खाद और दिखाइए कि खाद आखिर कैसा होता है इसका। तो कविता पाल जी हमारे साथ हैं और आज हम आपको बता रहे हैं केंचुओं का पालन कैसा होता है और उससे जो है खाद कैसे बनता है। आपने देख लिया कि जो ये पूरा प्रोसेस पीछे है, वहाँ से गोबर डालते हैं, फिर उसके वो एक लेयर बनाते हैं, पराली डालते हैं और उस पर केंचुआ छोड़ते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना एक ढेर सा, ये खाद है और ये जो खाद है ये केंचुओं के द्वारा बनाया गया है। उन्होंने गोबर को खाया, उसके बाद जो है कंपोस्ट हो के ये खाद बना है। इस खाद की खासियत ये है कि इस खाद में जो है एक तो स्मेल नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा ये जो है खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अगर इस खाद को हम जी अभी अगर आप मिट्टी ऐसे लेंगे हाथ में, केचुए इसमें भी है। मोनिका बहुत केचुआ आ रहा है, देख इसमें जी इसमें अगर आप मिट्टी अगर हाथ में लेंगे तो आपका हाथ गंदा होगा, है ना। आप ये देखो मेरा हाथ गंदा हुआ है, ये प्योर केचुआ खाद है। इसमें जो है आपका हाथ में मिट्टी जैसा है, कोई भी गंदगी आपके हाथ में नहीं अच्छा, आएगी। जैसे ये आपने ना तो इसमें गोबर की स्मेल आएगी और ना ही इसमें मिट्टी की स्मेल आएगी। नहीं, इसमें नहीं आएगी। ये केचुओं का हमस है एक्चुअली। अच्छा, जब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसका इस खाद का कहाँ होता है? देखिए, हमारे यहाँ से जो मेन जो डिमांड है वो जितने भी हिमाचल के जो सेब वाले हैं, सेब के जो मतलब बगीचे वाले हैं,
वहाँ पे हमारी खाद जा रही है। अभी ऊपर पहाड़ों में तो जा ही रही है, जैसे रोहड़ू है, उत्तरकाशी है, ऐसी जगह से भी हमारे पास में डिमांड आई है। जो किसाने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ से हमारे पास में डिमांड आती है। इसे बड़े लेवल की जो खेती होती है वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बड़े लेवल की खेती में जो सेब के मालिक हैं, सेब बगीचे जो मतलब सेब का जो जैसे गन्ना हो गया या और भी। हाँ, गन्ना हमारे यहाँ पे यहीं पे हमारे ऑर्गेनिक फार्मर हैं कुछ जो गन्ना करते हैं, उनके यहाँ पे हमारा कंपोस्ट जाता है। अच्छा, यूरिया से का जो खाद आता है आपने देखा वो कट्टे वाला, उसमें और इसमें कितना फर्क होता है? देखिए सर, यूरिया जो है वो एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, और यूरिया भी ना अपना काम तभी करेगा जब ज़मीन में जो है कार्बनिक तत्वों की पूर्ति पूरी रहेगी। अगर आप खेत में गोबर की खाद नहीं डालेंगे तो यूरिया भी काम नहीं करता है। यूरिया का काम क्या होता है कि वो जैसे आपने खेत में डाला तो वो हवा के साथ संपर्क में आएगा और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा, उसी को जो है पौधे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वो जो है ना एक आर्टिफिशियल तरीका है पूरा का पूरा, वो ज़मीन की नरिशमेंट को तो नहीं बढ़ाएगा। और अभी राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे खुद के जानकार हैं, जिन्होंने वहाँ पे एप्पल बेर की और पोमोग्रेनेट की अपने बगीचे लगा दिए हैं बड़े बड़े। तो राजस्थान में भी अब जो है मतलब ज़मीन की सारी उर्वरक क्षमताएं इसमें बढ़ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि पानी को होल्ड करके रखता है। इसमें जो है आपको ये नहीं है, जब आप किसी केमिकल फर्टिलाइज़र वाले खेत को देखेंगे तो पानी को लगाने के बाद में उसमें जो है आपको ज़मीन में दरारें दिखाई देती हैं, फटी फटी दिखाई देती है। लेकिन जिस जगह पे वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल होता है उस ज़मीन में आपको दरार नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे हमारा भी अनुभव हमें अच्छा, बताते जा यूरिया का जो काम है, यूरिया जो है उससे अगर यूज़ करते हैं तो बिना जो है जो खाद होता है, देसी खाद होता है, उसके वो काम नहीं करेगा। नहीं करता वो, और उसकी ये पूरा खाद, benefit नहीं ये जो उठा खाद पाते। है जी, ये बिना यूरिया का काम करेगा। ये तो देखिए, ये तो प्राकृतिक खाद है। आप जंगल में ये जाएं, अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें बाकी किसी और खाद की ज़रूरत नहीं। नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी और खाद की ज़रूरत पड़े। लेकिन हमारी कुछ ज़मीनें जो हैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हैं, उनको जो है हमने आदी बना दिया, नशे का आदी होता है ना जैसे, तो धीरे धीरे जो है हम उसको फुल्ली ऑर्गेनिक पे लेके आ सकते हैं। जी, नहीं तो क्या होगा कि अगर हमने एकदम से चेंज कर दिया तो हमें अपनी जो उपज की प्राप्ति होगी वो थोड़ी कम होगी, और फिर वो आदमी का हौसला ख़त्म कर देती है, वो फिर दोबारा अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूरिया से इसको बिल्कुल रिप्लेस करना है तो यूरिया को ख़त्म करने के लिए हमें इसे धीरे धीरे इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। जैसे पहले हम लोग रिकमेंड जो करते हैं, पहले आप 50% यूरिया की मात्रा को कम करें और वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें, फिर उससे अगली फसल में जो है उसको 25% कर दें और वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करें। कम से कम मतलब 3 से 4 साइकिल में जो है हम लोग करते हैं कि आप जो है कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र जो है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, उसको रिमूव करके आप टोटली वर्मी कंपोस्ट पे आ सकते हैं। अच्छा, मेरी भी आपसे बात हो रही थी, आप जैसे इस पूरे बिजनेस को अकेले चला रहे हैं, सिंगल मदर, 2 बच्चे हैं, कैसे कर रही हैं सब कुछ? ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है महिला सशक्तिकरण का। देखिए, मैं भी कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब पहले से ही जो है महिलाओं के साथ जुड़ के काफ़ी काम करती रही, और जैसे लाइवलीहुड प्रोग्राम्स थे उनमें एज अ मेंटोर काम करती रही। हाँ, ये कह सकती हूँ कि मेरे सामने जो है एक चैलेंज था, अपने बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी स्टडी में पैसा खर्च हो रहा था, और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि मेरे जैसे फादर की भी डेथ हो गई थी, और कोई ब्रदर भी नहीं है कि मैं ब्रदर के पास में जाके उससे सपोर्ट ले सकूँ। तो ये था कि पूरा टोटल जो सारा भार था वो मेरे ही कंधों पे था। हाँ, ये उस समय मैंने ये सही निर्णय लिया, या भगवान ने मुझे ये रास्ता दिखाया, और मैं इस प्रोग्राम में आई कि मैंने वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट किया, और आज जो मैं खुद अपने ब्रेड एंड बटर के लिए मतलब मेरे को स्ट्रगल था, आज मैं अपने साथ में जो है 6 से 7, 8, 10 लोगों को भी अपने साथ जोड़ के चल रही हूँ। मतलब फ़ायदा तो हुआ है। जी, फ़ायदा तो ये हुआ है। बताएंगे नहीं कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन फ़ायदा है क्या? सही कह रहा हूँ ना मैं? कह सकते हैं आप। क्योंकि भैया टैक्स वैक्स की भी थोड़ी बात रहती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो काम है वो हमारा टैक्स लेवल हम लोग कम आते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम ब्रांडिंग सेल करते हैं तो हमारा टैक्स स्लैब में आता है वर्मी कंपोस्ट। अगर ब्रांड खेती का तो कम ही आता है टैक्स वगैरह। हाँ, अगर हम लूज पैकिंग करते, लूज में अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हमारे पास टैक्स नहीं है। बाकी जो लाइव स्टॉक है हमारा केचुआ है, केचुए की सेलिंग पे हमारे पास कोई वो नहीं है। इनकम टैक्स तो हम लोग वैसे अपना मेंटेन करते ही हैं, क्योंकि लेकिन इनकम ये भी कहते हैं ना कि पैसा जितना छुपाया जाए उतना अच्छा है। देखिए, आज जो है ना, अब ऑनलाइन ज़माना आ गया है, आप नहीं छुपा सकते हैं। अब वो समय भी नहीं रह गया है कि सरकार से तो नहीं छिपा सकते, लेकिन बाकी लोगों से छिपा सकते हैं जिनकी नज़र ना लगे।
अब वो ज़माना चला गया है सर। अब तो जो है लोग जो है ना लाइफस्टाइल को दिखाने में, शोकेस करने में जो है ज़्यादा बिलीव करते हैं। आजकल शो ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा हो शो गया ऑफ ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो है हमेशा धरती से जुड़े रहें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम डोईवाला पहुँचे थे देहरादून के, और हमने आपको मिलाया कविता पाल जी से, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। साथ में अपने 2 बच्चों की जो पढ़ाई है और उनकी पालने का जो काम कर रही हैं, और उसके साथ में बिजनेस कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केंचुओं का पालन करती हैं, उससे खाद बनता है, वो खाद वो बेचकर जो है पैसा कमाती है। आप भी अगर इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको जो है कविता पाल जी का जो एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और उसके बाद आप जो भी उनसे डिस्कस करना चाहे वो कर सकते हैं।